Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 14th of June 2021। तो 14 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन कोलकाता इन दिसंबर 1885। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, कादम्बिनी गांगुली वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू एड्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अब आपको बताने इनमें से इनकरेक्ट कौन कौन से हैं, ठीक है ना। ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, या D 1 2 and 3 only। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ही हैज नॉट सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ही पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर हु अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड वर्कड फॉर द टेम्पल एंट्री ऑफ दलित्स। Which of the following are correct? 1 and 2, 1 and 3, 3 only, या 2 and 3। Question number 3 is, which of the following explains the U-shaped economic recovery? इनमें से कौन सा correctly explain करता है U-shaped economic recovery को? Options are A, the economy which quickly rises like a phoenix after a crash. B, in a scenario, it is a scenario in which growth after falling stagnates at low levels and does not recover for a long time. C, it is a scenario in which the economy after falling struggles and muddles around low growth for some time before rising gradually to usual levels. D, the growth rises sharply from the lows much higher than the trend line and stays there. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा यू शेप्ड रिकवरी को एक्सप्लेन करता है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आई विल टेल यू द आंसर्स इन द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आपको आंसर्स बता दूंगा, ठीक है ना। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, कोविड-19 इम्पैक्ट्स आर क्वेश्चनिंग द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द वर्ल्ड टू फेस बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। जो कोविड-19 के इम्पैक्ट्स हमने देखे वो ये दिखाते हैं कि जो वर्ल्ड है वो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स को झेलने के लिए भी तैयार नहीं है। What else needs to be done in order to safeguard the world from any such future biological havocs? तो क्या करना चाहिए विश्व को कि वो इस तरीके की जो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं या बायोलॉजिकल हैवॉक्स हैं उनको फ्यूचर में फेस करने के लिए तैयार रह सकें, है ना। सो दिस इज अ क्वेश्चन टू यू। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है ना। आज के प्रीलिम्स न्यूज आइटम्स को स्टार्ट करते हैं, जो कि दूसरे न्यूज़पेपर्स या वेबसाइट से मैंने लिया है। पहली न्यूज़ है, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पहली बार 600 मिलियन डॉलर मार्क को क्रॉस कर गया है, ठीक है ना। तो इंडियाज फॉरेन रिजर्व हैज़ क्रॉस दिस मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ये 605 बिलियन डॉलर हो गया। 605 बिलियन डॉलर, 605 बिलियन डॉलर। एंड नाउ इंडिया इज एट द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर अलॉन्ग विद रशिया। तो 605 बिलियन डॉलर के साथ ये 4th लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर बन गया है अलॉन्ग विद रशिया। तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लेट मी टेल यू दैट। ये एक बहुत ही प्रॉबेबल क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में जो चीज़ें आती हैं उनमें से पहली चीज़ है फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है ना। फॉरेन करेंसी एसेट्स इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज गोल्ड। थर्ड इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर जरूर याद रखना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स याद रखना। और आईएमएफ में जो रिवर्स ट्रांच रहता है, रिजर्व ट्रांच, TRANCHE, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज द 4th वन। सो ये 4 चीज़ें हैं जो कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में इंक्लूड होती है। आईएमएफ में हमारा जो रिजर्व पोजीशन रिजर्व ट्रांच होता है वो। देन स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है उसके हिसाब से हमको थोड़ा ड्राइंग राइट्स रहते हैं, वो SDR कहलाता है हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देन गोल्ड ऑब्वियसली आता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स। ये 4 चीज़ें हमारे फॉरेक्स के अंदर इंक्लूड रहती हैं, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। सेकेंड न्यूज इज, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया है नॉमिनेशन ऑफ रेबेका ग्रिंसपैन। याद रखिएगा, रेबेका
ग्रिन्सपैन टू हेड द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट को हेड करने के लिए रेबेका ग्रिन्सपैन का नाम जो है उसको अप्रूव किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एंड शी इज एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम कोस्टा रिका, शी इज फ्रॉम कोस्टा रिका एंड शी विल बी द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन टू लीड द जेनीवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अंकटाड। तो अंकटाड को लीड करने वाली ये पहली महिला बनेंगी एंड फर्स्ट फ्रॉम द सेंट्रल अमेरिकन रीजन कोस्टा रिका एंड शी विल बी हेडिंग दिस अंकटाड। तो इसको आप याद रखिएगा, शी विल बी हेडिंग द अंकटाड यूनाइटेड नेशन क्या है ये कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको याद रखिएगा। अब आपको लिए सवाल एक और मैं पूछ लेता हूँ कि अंकटाड कौन कौन सी रिपोर्ट्स निकालता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स निकालता है अंकटाड, तो आप मुझे बताइएगा ट्रेड एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सी रिपोर्ट निकालता है अंकटाड, इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। तीसरी जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA हैज़ अनाउंस्ड अबाउट अ प्रोब कॉल्ड एनविजन। एनविजन नाम का एक प्रोब है जिसको कि किसने अनाउंस किया है, इसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको अनाउंस किया है। एनविजन नाम क्या है इसका, एनविजन। अब ये क्या है मिशन, ये बेसिकली वीनस को स्टडी करने के लिए एक ऑर्बिटर सेंड करने की बात चल रही है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि द विंची नाम का एक था, है ना, और ये वीनस के लिए नासा ने 2 मिशंस 2028 और 2030 के लिए 2 मिशंस नासा ने अप्रूव किए थे, ठीक है ना। अब इसमें से वेरिटास और डाविंची प्लस था, है ना। आपको याद है ना नासा के जो 2 मिशन थे उनका नाम था, एक तो डाविंची प्लस था, डाविंची प्लस, और दूसरा था वेरिटास। ये दोनों 2028 और 2030 के लिए थे। अब इसी के तर्ज पे एनविजन नाम का जो मिशन है ये वीनस को स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो भी भेजेगा। एंड दिस विल बी द नेक्स्ट ऑर्बिटर टू सर्कल द वीनस। ये ऑर्बिटर है जो कि सर्कल करेगा किसको, वीनस को। एंड इट विल प्रोवाइड अ होलिस्टिक व्यू ऑफ प्लैनेट फ्रॉम इट्स इनर कोर टू अपर एटमॉस्फेयर। तो प्लैनेट के इनर कोर से लेकर के अपर एटमॉस्फेयर तक का एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करने के लिए एनविजन नाम का जो मिशन है ये रिलीज किया जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, न्यूज़ फ्रंट पेज से भी कुछ है इंपॉर्टेंट। पहली है अ ईयर फ्रॉम गलवन क्लैश, चाइना स्ट्रेंथनिंग बेस अलोंग द LAC। अब आप सबको पता है कि 1 साल पहले क्या हुआ था, चाइना का इंडिया के साथ पैंगोंग सो और गलवन एरिया वाले जो रीजन था, गलवन वैली वाला, वहाँ पे काफ़ी बड़ा क्लैश हुआ था, जहाँ पे फिंगर्स वाले रीजन में जो फिंगर्स इन द लेक वाला रीजन है वहाँ पे चाइना ने अपनी पोजीशन छोड़ करके बहुत सारा इंडिया के बॉर्डर की तरफ इंटर कर गए थे, है ना। बाद में काफ़ी डिसंगेजमेंट के बाद उनको वहाँ से हटाया गया। लेकिन अभी भी जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि चाइना इज़ अगेन रीबिल्डिंग बैक एंड वहाँ पे अकोमोडेशन और काफ़ी डेप्थ पे जाकर के वो अकोमोडेट कर रहे हैं रीजन्स को। एंड आई विल शो यू द मैप टुडे। आज का जो मैप मैंने लिया है वो इसी रीजन का लिया था कि आपको पेंगोंग, गलवन, ये थोड़ा रीजन क्लियर रखें कहाँ पे है ये, है ना। ईस्टर्न लद्दाख वाला पार्ट है। वैसे तो गलवन वैली अगर आपसे कोई पूछे, यूपीएससी जैसे पूछ सकता है कि गलवन वैली इनमें से कहाँ लोकेटेड है, ईस्टर्न लद्दाख, वेस्टर्न लद्दाख, नॉर्थ लद्दाख, साउथ लद्दाख, याद रखिएगा कि गलवन वैली का जो रीजन है वो ईस्टर्न लद्दाख वाला पार्ट है, ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट है। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर, है ना। ऑलरेडी यूपीएससी इसको पूछ सकता है, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। अगला है फाइट अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म एक्सट्रीमिज्म सेज पीएम एट द G7 मीट। अब G7 मीट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे वो स्पेशल इन्वाइटी थे, आप सबको पता है ना। 7 कंट्रीज तो पहले आपको याद है ना कौन कौन सी है, 7 कंट्रीज के नाम जरूर याद रखिएगा, G7 की जो 7 कंट्रीज हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया भी इस बार का स्पेशल इन्वाइटी था, उनमें प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने भी काफ़ी चीज़ें कही हैं, जैसे कि एक्सट्रीमिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट लड़ना है, फाइट अगेंस्ट अथॉरिटेरियनिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, दिस इज द वन थिंग विच ही सेड। देन इसके अलावा ओपन इकोनॉमीज, ये सब तो मैंने आपको बताया था। और कोविड-19 के लिए मैंने आपको बताया कि एक जो रेजोल्यूशन निकला है, कॉर्बिस बे डिक्लेरेशन निकला है, कॉर्बिस बे डिक्लेरेशन। ये जो रीजन है ना कॉर्बिस बे, ये एक्चुअली यूके में लोकेटेड, लोकेशन के कारण इसको कॉर्बिस बे डिक्लेरेशन बोला गया, क्योंकि ये एंड हुआ, जो ये G7 का मीटिंग था वो एंड कहाँ पे हुआ, कॉर्बिस बे। कॉर्बिस बे कहाँ पर है, यूके में है, इसलिए इसको कॉर्बिस बे डिक्लेरेशन बोला गया। कल मैंने आपको बताया था ना कॉर्बिस बे डिक्लेरेशन, तो कॉर्बिस बे डिक्लेरेशन इसीलिए बोला गया क्योंकि ये कॉर्बिस बे जो है यूके में है, जहाँ पे ये G7 की मीटिंग एंड हुई। अब यहाँ पर देखो कमिटमेंट्स लिखे हैं G7 में क्या क्या हुए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा। पहला कमिटमेंट हुआ कि G7 ने बोला है कि वो डोनेट करेंगे 1 बिलियन वैक्सीन डोजेज टू डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज को 1 बिलियन वैक्सीन डोज दिए जाएंगे। देन G7 बिल्ड बेटर वर्ल्ड
बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये B3W अल्टरनेटिव जो मैंने बताया आपको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर किया है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव टू काउंटर द चाइनीज BRI। ठीक है ना। फिर मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स के लिए उन्होंने 15% का रेट ये भी सुझाया है। ठीक है ना। एंड इसके अलावा साइबर इन्वायरमेंट को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि कंपनीज एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंश्योर करें साइबर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, सेफ साइबर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। ठीक है ना। एंड कोविड-19 का ओरिजिन इसके लिए भी उन्होंने बोला है G7 इकोनॉमीज में कि कोविड-19 का जो ओरिजिन है इसके रिगार्डिंग भी पता किया जाए। एंड ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी उन्होंने कही ही है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं मैप ऑफ द डे ना। जैसा कि आप ये मैप देख पा रहे होंगे, दिस इज अ मैप ऑफ दैट रीजन। अक्साई चीन वाला रीजन है, इसमें इंडिया का लद्दाख वाला पोर्शन भी आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज द बेसिक मैप। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखो अक्साई चीन वाला रीजन यहाँ पे दिख रहा है, ये इंडियन लद्दाख वाला रीजन दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक एक करके आपको चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको सबसे ऊपर जो चीज़ दिख रही है, जो ये वाला रीजन है, ये सबसे टॉप में जो लग रहा है, जो टॉप की बाउंड्री वहाँ पे जो लाई करता है, ये काराकोरम पास है। काराकोरम पास जो है 18,176 फीट की हाइट पे है काराकोरम पास। ठीक है ना। उसके नीचे आपको यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है, ये यहाँ पे ये जो चीज़ दिख रही है, ये है दौलत बेग ओल्डी। यहीं पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था एक्चुअली। ये दौलत बेग ओल्डी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नॉर्थ टू साउथ भी अरेंज करने के लिए आ सकता है ये सारे रीजन, तो इसको याद रखना आप, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इस कारण से ये दौलत बेग ओल्डी जो है यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ये भी न्यूज़ में था। ठीक है ना। तो ये सबसे ऊपर काराकोरम पास हो गया, फिर नीचे आपको दौलत बेग ओल्डी मिल गया। फिर यहाँ पे एक वाई जंक्शन लाई करता है, वाई जंक्शन भी लाई करता है। ठीक है ना। और ये याद रखिएगा। एंड यहाँ पे नीचे फिर ये जो रीजन है, ये है आपका गलवन वैली। दिस इज द रीजन ऑफ गलवन वैली, इसको याद रखिएगा। देखो गलवन वैली ये इंडियन साइड पे है, लाई करता है ना। ये गलवन वैली जो है इंडियन साइड पे लाई करता है, अक्साई चीन से बाहर लाई करता है। ठीक है ना। और अक्साई चीन के अंदर यहाँ पर एक जो रोड है, इसको बोलते हैं तिब्बत जिनजियांग हाईवे G219। ठीक है ना। इसको यहाँ पे ये इंडिया वाले पार्ट में ही है, लेकिन अक्साई चीन के रीजन में है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे गलवन वैली के नीचे आपको यहाँ पे गोगरा हॉट स्प्रिंग, गोगरा ये GOGRA गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला रीजन मिलेगा। देखो तो गलवन वैली यहाँ ऊपर हो गया, और ये आपका नीचे क्या हो गया, ये ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट है। ऑब्वियसली बात है ईस्टर्न लद्दाख का ही पार्ट है, क्योंकि ये लद्दाख है अगर, तो ये ईस्टर्न पार्ट है, नदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, तो ये ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे गलवन वैली ऊपर देखी, फिर नीचे हमने देखा गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला रीजन देखा। ठीक है ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो ये पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, दिस इज़ द पेट्रोलिंग पॉइंट 17, जहाँ पर कि फेस ऑफ देखने को मिला था चाइना और इंडिया फोर्सेस का। ठीक है ना। फिर ये है आपका नदन पेंगोंग सो वाला रीजन, दिस इज़ द पेंगोंग सो वाला रीजन। अब ये जो पेंगोंग सो है, इसके दो एंड्स हैं, एक तो ये है जिसको नॉर्थ, ये जो है नदन बैंक है पेंगोंग सो का, फिंगर 4 वाला रीजन है, और ये जो है सदर्न बैंक है पेंगोंग सो का। ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, फिंगर 4 वाला रीजन जो है वो नदन बैंक पे लाई करता है। ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक मैप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप। इसमें जो रीजन्स मैंने बताए, काराकोरम पास, फिर दौलत बेग ओल्डी, फिर गलवन वैली, फिर हॉट स्प्रिंग, गोगरा हॉट स्प्रिंग वाला रीजन, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर याद रखना। और पेंगोंग सो के जो नदन एंड सदन, ये जो है पेंगोंग सो के नदन एंड सदन पॉइंट्स है, इनको भी याद रखना है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मैप। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं आज के एडिटोरियल्स पे। पहला जो एडिटोरियल है वो है द वर्ल्ड इज हार्डली वायर्ड फॉर साइबर रेजिलियंस। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर लिखा गया है, साइबर रेजिलियंस के ऊपर लिखा गया है। तो ऑथर ने सबसे पहली बात बोली कि जो आज का पूरा वर्ल्ड है वो काम कर रहा है किस पे, डेटा पे और टेक्नोलॉजी पे। डेटा और टेक्नोलॉजी पे काम करने का सबसे एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है साइबर क्राइम या साइबर अटैक्स। और वर्ल्ड की ऐसी कोई कंट्री नहीं जो साइबर अटैक ना फेस कर रही हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे USA हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंडिया हो, हर कंट्री फेस कर रही है साइबर अटैक्स को। तो ऑथर ने पहले अमेरिका का एग्जांपल दिया, जैसे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020, जब 2020 खत्म हो रहा था, तो एक मेजर साइबर अटैक हुआ जिसने की हेडलाइन बनी, वो इसका नाम है सोलार विंड्स। सोलार विंड्स नाम का एक अटैक हुआ जो कि रशिया द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, एंड दिस अटैक वाज ऑन USA। तो ऑथर ने सबसे पहले तो सोलार विंड्स, ये भी लिख लेना अपने नोट्स में, प्रीलिम से पूछा जा सकता है।
सोलार विंड्स नाम का मेजर साइबर अटैक हुआ, किसके ऊपर? यूएसए के ऊपर हुआ फ्रॉम रशिया, ठीक है ना। और काफ़ी डेटा ब्रीच हुआ, काफ़ी डेटा जो यूएसए रिगार्डिंग, चाहे उनका डिफेंस रिलेटेड हो, चाहे एनर्जी रिलेटेड हो, ये पूरा डेटा यहाँ इसके थ्रू ब्रीच किया गया, ठीक है ना। इसके अलावा चाइनीज़ ग्रुप, एक हाफनियम करके चाइनीज़ ग्रुप है, दिस वॉज द नेम ऑफ द हाफनियम चाइनीज़ ग्रुप वॉज देयर, जिसने एग्रेसिव साइबर अटैक किया इन अर्ली 2021 ऑल्सो। यूएस की ही ऑर्गेनाइजेशंस पे हाफनियम द्वारा, एक चाइनीज़ ग्रुप है हाफनियम, जिसने कि ये अटैक किया, साइबर अटैक किया ये इन द अर्ली 2021। तो ऑथर के अकॉर्डिंग मतलब कुल मिला के ये है कि बहुत सारे अटैक्स ऑलरेडी हो रहे हैं सबसे बड़ी कंट्री में, यूएसए में हो रहा है, मतलब सबसे जो टॉप मोस्ट कंट्री है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे कुछ भी हो, इन सब में हो, ठीक है ना। फिर रशिया, एक और रशिया का ही अटैक हुआ नोबेलियम नाम के ग्रुप से। नोबेलियम नाम का रशियन ग्रुप है जिसने कि फिशिंग अटैक किया ऑन द यूएस एड, जिसने कि यूएस एड को टारगेट किया, नोबेलियम नाम के रशियन ग्रुप ने, है ना। तो ऑथर ने एग्जाम्पल्स के साथ ये बता रहे कि किस तरीके से साइबर अटैक्स जो है वो और ज़्यादा रिफाइन होते जा रहे हैं और ज़्यादा अग्रेसिव होते जा रहे हैं, ठीक है ना। ऑथर इज सेइंग दैट। और ये जो अटैक्स हैं कई फॉर्म से हो सकते हैं, चाहे वो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो, चाहे वो फिशिंग अटैक हो, चाहे वो रैंसमवेयर हो। रैंसमवेयर आपको पता है ना, जिसमें कि एक आपके डेटा को लॉक कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इतने टाइम पीरियड में अगर आपने इतना पैसा इस अकाउंट में नहीं जमा किया तो आपका पूरा हम डेटा डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये रैंसमवेयर मतलब फिरौती मांगी जाती है, रैंसमवेयर। फिशिंग अटैक्स में आपको क्या किया जाता है कि एक ओरिजिनल वेबसाइट का एक फेक वेबसाइट बना देते हैं और फिर उसमें क्लिक करवा कर आपसे आपका डेटा और ये सब ले लिया जाता है, ठीक है ना। फिशिंग अटैक कहलाता है। डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस में क्या किया जाता है कि आप किसी सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं बट इतने सारे फेक रिक्वेस्ट आ जाएंगे उस सर्विस को लेकर के कि आपको एंट्री ही नहीं मिल पाएगी, तो उस सर्विस का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इसे बोलते हैं, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि अब जो चीज़ है, अटैक्स जो है वो प्राइमरली सिविलियन टारगेट्स कर रहे हैं। दीज अटैक्स वर ऑल प्राइमरली सिविलियन टारगेट्स, ठीक है ना। अब ये है सब क्रिटिकल इंपॉर्टेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही अटैक, लेकिन फिर भी ये सिविलियन अटैक, ज़्यादातर ये जो साइबर अटैक भी हैं अब ये सिविलियन अटैक का रूप लेते जा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो सिविलियन रिगार्डिंग डेटा है उनको कंसंट्रेट कर रहे हैं, उनके जो डेटा है वो सिविलियंस का डेटा ये लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। एंड इसको द ऑब्सेशन ऑफ मिलिट्री साइबर प्लानर्स हैज़ बीन टू इरेक्ट डिफेंस अगेंस्ट सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज रेफर्ड टू एज जीरो डे। ये जो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ है ना, ये जितनी भी ये साइबर रिलेटेड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ हैं इनको डिफेंस मिलिट्री वकैब में जीरो डे कहा जाता है। तो ऑथर ने सबसे बड़े जीरो डे का एग्जाम्पल दिया है। सबसे बड़ा जो जीरो डे सॉफ्टवेयर हुआ था आज तक वो था स्टक्सनेट। आप सबको मैंने स्टक्सनेट के ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया था, जो कि एक्चुअली ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर टारगेट किया गया था। ईरान की जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम था उसके ऊपर टारगेट किया गया था, अटैक किया गया था स्टक्सनेट का। और काफ़ी बड़ा एक मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक कहना चाहिए 2010 के आसपास का ये अटैक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड फेमस है। स्टक्सनेट ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, मैंने अलग से वीडियो भी बनाया, अगर आप चाहें तो स्टक्सनेट का वीडियो मेरे में देख सकते हैं चैनल में, है ना। एंड ऑथर ने कहा कि इसको हम जीरो डे सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। जीरो डे सॉफ्टवेयर वही है जो सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ वाली चीज़ मैंने बताई थी आपको ऊपर, ठीक है ना। तो ऑथर ने कुल मिलाकर के कहा कि साइबर अटैक्स जो हैं ये इतने ज़्यादा हैं, अलग अलग फॉर्म्स के मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स बता दिए, किस तरीके से अटैक हुआ ये बता दिया। अब ऑथर ने कहा करने की क्या ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो करने की ज़रूरत है वो है एक डाटा प्रोटेक्शन रिजीम बनाई जाए। डाटा प्रोटेक्शन रिजीम बनाई जाए, ट्रेन किया जाए लोगों को किस तरीके से वो इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किस तरीके से वल्नरेबिलिटीज़ जो है मतलब साइबर की वल्नरेबिलिटीज़ को जाने, उनके ऊपर रिसर्च करें और जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी लूपहोल्स हो सकते हैं पॉसिबल, उनको पता करने की कोशिश करें कि जहाँ से ब्रीच किया जा सकता है इसके डेटा को। फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने यहाँ पे बोला कि आजकल जो साइबर अटैक्स हैं वो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं हेल्थ केयर के डेटा पे। पैंडमिक आया हुआ है, लोगों का मतलब लोग इतने ज़्यादा मात्रा में एडमिट हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं, और ऐसे में अगर हेल्थ केयर का डेटा ब्रीच होता है तो सोचो कितना ज़्यादा नुकसान है, कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे लोग टारगेट कर सकते हैं, साइबर अटैक के रूप में टारगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को भी सेफ गार्ड करना है। तो ऑथर ने वही कहा कि डेटा की जो पूरी लाइफ साइकिल होती है वो 3 अलग अलग चरणों में होती है। डेटा की लाइफ साइकिल 3 चरणों में होती है। पहला डेटा एट रेस्ट।
डेटा एट रेस्ट वो डेटा है जो कि स्टोर किया गया है या क्रिएट किया गया है, आपके सिस्टम में स्टोर कर दिया आपने, क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। दूसरा है डेटा इन मोशन। डेटा इन मोशन क्या है, जब वो ट्रांसमिट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को एक मेल किया तो यहाँ से डेटा मेल के थ्रू वहाँ पहुँच रहा है, तो ये जो है ये डेटा इन मोशन है, ठीक है ना। एंड डेटा इन यूज़, जब उस डेटा को मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, अब मैंने कोई मेल किया, उसमें कोई लिंक डली थी, तो मैंने वो लिंक खोल के उसको डेटा को कंज्यूम करना शुरू किया, तो जब डेटा कंज्यूम होने लगता है, तो कुल मिलाकर के डेटा इन रेस्ट, डेटा इन मोशन एंड डेटा इन यूज़, ये तीन अलग अलग लाइफ साइकिल के चरण हैं जो डेटा का है। एंड दिस इज़ द थिंग। एंड ये जो कांस्टेंट एक्सपोजर है, ये जो डेटा के अलग अलग तरीके से आप यूज़ करते हो, तो इसका जो एक्सपोजर है, इसी से डेटा थेफ्ट जो है वो आती है। तो कुल मिलाकर के जब डेटा प्रोटेक्शन रजीम बनाई जाए तो इन तीनों चरणों को ध्यान में रख करके बनाई जाए, ठीक है ना। कि जैसे ही जो अलग अलग डेटा साइकिल्स हैं, उन सारे डेटा साइकिल्स को ध्यान में रख करके अगर आप बनाएंगे तो फिर आप इन थ्रेट्स को रोक सकते हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर के बहुत, और ऑथर ने ये भी कहा कि जो साइबर अटैक्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल चेंज की आ चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये अब एडवांस्ड चेंजेस हो चुके हैं। और ऐसे में फिर आपको एडवांस चेंजेस, जब एडवांस्ड अटैक्स हैं तो एडवांस्ड सिक्योरिटी मेजर्स भी आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। यू हैव टू थिंक लाइक एन अटैकर। अगर आपको बेस्ट डिफेंस करना है तो यू हैव टू थिंक लाइक एन अटैकर, और ये सोचते हैं कि किस तरीके से ये, क्योंकि बहुत सारे टेरर ग्रुप्स हैं जो आपका डेटा चाहते हैं, बहुत सारी मतलब राइवल कंट्रीज़ हैं जो आपका डेटा चाहती हैं, और ऐसे में फिर आपको डेटा प्रोटेक्ट करना है तो यू हैव टू थिंक लाइक देम ओनली। और आपको नई टेक्नोलॉजीज़ बनानी पड़ेंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन प्ले अ रोल इन दैट। मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इनका यूज़ करो आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करो, मशीन लर्निंग का यूज़ करो, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ करो, ठीक है ना। और यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एडिक्वेटली, आपको एडिक्वेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, है ना। एंड प्रेशर ऑल्सो नीड्स टू बी पुट ऑन ऑफिशियल्स इन द पब्लिक डोमेन एज ऑल्सो कंपनी बोर्ड्स। अब एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे कि डेटा का यूज़ करते समय या कोई भी चीज़ आप यूज़ करते समय एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो भी आप बनाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि जो लोग हैं जो इतने अवेयर नहीं है वो एटलीस्ट उन चीज़ों का यूज़ कर सकें, है ना। एंड नेसेसरी अवेयरनेस क्रिएट करो इन द ग्रोइंग साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस को फैलाने की भी ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, प्लानिंग फॉर अ बायोसिक्योर फ्यूचर। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है रिगार्डिंग द बायोसिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। तो ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये बायोसिंथेटिक कंसर्न्स पे लिखा गया है। ऑथर का ये कहना है कि पैंडेमिक आने के बाद आपने देखा होगा कि ये क्लियर हो गया है कि वर्ल्ड जो है वो बायोसिक्योर नहीं है, मतलब बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के लिए सिक्योर नहीं है। और द कंट्रीज आर इन सफिशेंटली मतलब प्रिपेयर्ड टू डील विद दीज क्राइसिस लाइक सिचुएशंस, है ना। द ग्रोथ ऑफ एक्सपोनेंशियल, अब कुछ टेक्नोलॉजीज़ का नाम ऑथर ने दिया है जिनका यूज़ बढ़ रहा है, और इनके यूज़ को बढ़ने से जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं उनका खतरा भी और बढ़ जाएगा। जैसे कि ऑथर ने सिंथेटिक बायोलॉजी का एग्जाम्पल दिया, सिंथेटिक बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं, इनके यूज़ से और ज़्यादा बायोलॉजिकल हैजर्ड्स का खतरा बढ़ता है। और ऐसे में क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, क्या हम एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हैं? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन दैट इज लाइंग देयर, ठीक है ना। तो ऑथर का सिंथेटिक बायोलॉजी का क्या मतलब होता है। सिंथेटिक बायोलॉजी में आपको बताता हूँ। जैसे देखो, साइबोर्ग का नाम आपने सुना है, साइबोर्ग का नाम आपने सुना होगा। जैसे किसी का हाथ काम नहीं कर रहा तो एक सिंथेटिक हैंड बना दिया, सिंथेटिक लेग बना दिया। बायोलॉजी का ये बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो एक्चुअली बायोलॉजी का यूज़ इन चीज़ों में, सिंथेटिक चीज़ों में भी किया जा सकता है, इस तरीके की चीज़ें डेवलप करने में भी किया जा सकता है। सो ये सिंथेटिक बायोलॉजी कहलाती है, सिंथेटिक बायोलॉजी कहलाती है। या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को इसी तरीके से चेंज किया जा सकता है ना। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को भी चेंज किया जा सकता है, तो वो भी सिंथेटिक बायोलॉजी का दूसरा कंपोनेंट है। और कई जगह पे बायो वेपन्स बनाए जा सकते हैं, मतलब किस तरीके से उसको सिंथेसाइज किया जा सकता है कि बायोलॉजिकल वेपन्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सारे जो एविडेंसेज हैं ये बायोलॉजिकल सिंथेटिक बायोलॉजी के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखो, बायोलॉजिकल पार्ट्स और डिवाइसेस कैन बी क्रिएटेड दैट एग्जिस्टिंग नेचुरल लाइफ फॉर्म्स कैन बी रीडिजाइंड। देखो दोनों पार्ट मैंने जो होता है कि एक तो सिंथेटिक बायोलॉजिकल डिवाइसेस बना दिए, जैसे हैंड्स बना दिए आपने, ठीक है। तो ये तो एक अच्छा यूज़ हो गया, साइबोर्ग के रूप में जो यूज़ होता है अच्छा यूज़ हो गया। बट कई बार उसको साइबोर्ग के अलावा उसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है, उसको किसी ऑर्गेनिज्म को भी चेंज किया जा सकता है। तो ये जो है ये बैड यूजेस भी हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स भी क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है।
In 2014, for instance, the US Department of Defense categorized synthetic biology as one of the 6 disruptive basic research areas. तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है यूएसए का, उसने सिंथेटिक बायोलॉजी को वन ऑफ द 6 डिसरप्टिव बेसिक रिसर्च एरियाज घोषित किया, डिक्लेयर किया हुआ है। सिंथेटिक बायोलॉजी को डिसरप्टिव बेसिक रिसर्च एरिया के रूप में डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है ना। एंड वही ऑथर ने बोला है कि इसके बहुत सारे रिस्क हैं जो कि फ्यूचर में हो सकते हैं। आर वी प्रिपेयर्ड इनफ टू फेस दीज रिस्क, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं? तो ऑथर ने वही कहा कि ये जो बायोलॉजिकल ये है सिंथेटिक बायोलॉजी, उसके पॉजिटिव्स हैं नो डाउट, जैसे मैंने साइबॉर्ग बताया, लेकिन इसके नेगेटिव्स भी हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डेलिबरेट मिसयूज। इसका जैसे मैंने बताया कि साइबॉर्ग का यूज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब बायोलॉजिकल वेपन आप उससे क्रिएट कर देंगे किसी ऑर्गेनिज्म को सिंथेसाइज करके, तो वो ऑब्वियसली बात है वो उसका मिसयूज हो जाएगा, ठीक है ना। While the technology is still not easily accessible, the day is not far off when such technologies won't be difficult to access. आज चलो एक्सेस इसकी नहीं है टेक्नोलॉजी की सब हर नेशन को, हर लैब को, बट फ्यूचर में तो ये ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में ये मिलेगी सबको। तो we have to carefully review this technology. We have to review this technology especially in the wake of this pandemic. And biosecurity जो सिस्टम है उसको वो क्या प्लेस में है, क्या एक्सीडेंटल लीक्स हो सकते हैं, पैथोजेंस के क्या लीक्स हो सकते हैं जिनके कारण ये चीज़ें हो, मतलब कि नेगेटिव जैसे पैंडमिक हुआ वैसा ही फ्यूचर में कहीं कोई दूसरी चीज़ ना हो जाए। तो क्या हम इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर्ड हैं या सारी चीज़ों के रिस्क को हमने एनालाइज किया है, तो वो देखने की ज़रूरत है। और ये जो एक्सीडेंटल लीक्स होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर स्टाफ आपका एडिक्वेटली इनसफिशिएंटली ट्रेंड है, मतलब अगर इनसफिशिएंटली ट्रेंड स्टाफ है, या सेफगार्ड फैसिलिटीज़ कम है, या प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए हैं, दीज कैन बी द रीजन्स ऑफ लीक्स एंड दीज कैन बी द रीजन्स वेयर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स कैन आउटब्रेक, है ना। सो वी हैव टू की फोकस ऑन दीज थिंग्स एज वेल। मतलब एक तो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग स्टडी करने की ज़रूरत है, दूसरा फिर जो ये हैंडलिंग प्रोसेस है, जो ये मैन पावर की प्रोसेस है, उसको भी हमको सही करने की ज़रूरत है। तभी हम जो ये न्यूक्लियर मतलब ये बायोलॉजिकल फैसिलिटीज़ उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑथर का ये कहना है कि जो 3 अलग अलग तरीक़ों के हैजर्ड्स होते हैं, मतलब कि जो 3 कंसर्न्स है मेजर, वो है, एक है न्यूक्लियर, दूसरा है केमिकल और तीसरा है बायोलॉजिकल। तो ऑथर ने कहा है कि न्यूक्लियर और केमिकल के लिए तो काफ़ी कुछ किया गया है, बट बायोलॉजिकल के लिए केवल एक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशंस किया गया है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ओनली बायोलॉजिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन, जो BTWC है, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन 1972 का, उसके अलावा कोई भी दूसरा कन्वेंशन नहीं है बायोलॉजिकल वेपन को रोकने के लिए। और ये भी जो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन है 1972 का, इसमें कोई भी इंप्लीमेंटिंग बॉडी नहीं है, इसमें कोई भी वेरिफिकेशन क्लॉज नहीं है, इसमें कोई भी स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स नहीं है क्लियर कट। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो ऑलरेडी हैं। तो ऑथर का वही कहना है कि जैसे बायोलॉजिकल के लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजीज नहीं है, न्यूक्लियर और केमिकल के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, है ना, लेकिन आपने बायोलॉजिकल को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो 3 तरीके से बन सकते हैं, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। और उसमें आपने जो ध्यान दिया, जो फोकस आपने किया है, किस पे किया है? केवल न्यूक्लियर और केमिकल पे, ना कि आपने इस पे फोकस किया है, मतलब कि बायोलॉजिकल वाले पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। तो टाइम आ गया है कि हम इस पे भी ज़्यादा ध्यान दें, एक है ना। और कुल मिलाकर के अगर दूसरा कोई ऐसा अटैक होता है जो कि पैथोजन का, सिंथेटिकली इंजीनियर्ड पैथोजन का अगर कोई अटैक होता है दोबारा से, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा फॉर आवर कंट्री, फॉर अदर कंट्रीज। एंड इंडिया यूनिकली अनप्रिपेयर्ड, तो इंडिया इज एट यूनिकली डिसएडवांटेज्ड पोजिशन कंपेयर टू द मोर डेवलप्ड कंट्रीज। ऑथर का कहना है कि इंडिया तो और ज़्यादा बुरी कंडीशन में है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिसीज सर्विलेंस है वो भी कम है, और हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है ना। तो हमको ऐसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा रोल्स, बॉडीज़ का रोल डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों? यही है, देखो बहुत सारी बॉडीज़ जब बन जाती हैं, बहुत सारे मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, जैसे इंडिया में बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेकर के मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उनके बीच में कोई प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हमको कोशिश क्या करनी है कि पहले तो हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएं, उनकी बाउंड्रीज डिफाइन करें कि आप कहाँ किस फील्ड में काम करेंगे और कैसे आप एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफ़र या डेटा कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना।
देन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉरेस्ट एनवायरनमेंट जो ये मिनिस्ट्रीज़ हैं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन बढ़ाना चाहिए इनको, मतलब इंटर डिपेंडेंट होकर के एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए, स्पेशली इन दिस रिसर्च। जैसे ऑथर ने कहा है कुल मिलाकर के बायोसेफ्टी गाइडलाइंस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की। लेकिन अगर लैब्स की हम बात करें तो वो बायोलॉजिकल रिसर्च की जो लैब्स हैं वो आईसीएमआर के अंदर है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर है, या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर है। तो ऑथर का कुल मिलाकर के कहना है कि जो मल्टीपल बॉडीज़ तो बना दिया आपने, अलग अलग बॉडीज़ अलग अलग काम देख रहे हैं, बट इस तरीके से अलग अलग तरीके से काम देखने से काम बनेगा नहीं। आपको इंटर डिपेंडेंस, इंटर रोल प्ले और एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप अच्छे से इनको फेस कर सकते हो। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ऑथर ने दो मेजर इश्यूज हाईलाइट किए इंडिया के केस में। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉडीज पहली, ठीक है ना। दूसरा है गिवन द राइजिंग रिस्क ऑफ डिसीज ऑफ जूनोटिक ओरिजिन द ट्रेडिशनल मिनिस्ट्री वाइज सेपरेशन माइट नॉट बी यूजफुल। मतलब वन हेल्थ वाली अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जूनोटिक डिसीजेज हैं। अब वो जो पहली की अप्रोच थी ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अलग देखेगी, इन्वायरमेंट अलग देखेगी, अब वो वाली अप्रोच काम नहीं करेगी। अब वन हेल्थ की अप्रोच काम करेगी। इन सबको मिल करके एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस के साथ काम करना पड़ेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ मूव कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे एनएसडी के बारे में दिया है, एनएसडी टू होल्ड इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर। एनएसडी क्या है? एनएसडी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि फोरमोस्ट थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड का। इस्टेब्लिश हुआ था 1959 में, 1959 में यह बना था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड इज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली फाइनेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट इज फुल्ली फाइनेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, फुल्ली फाइनेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एंड इसके अलावा एनएसडी वॉज इंसेप्टेड अंडर द एजेस ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी। ये इस्टेब्लिश जब किया गया था तो संगीत नाटक अकेडमी के अंतर्गत 1959 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 1975 यानी कि 1975 में इसको एक इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में इस्टेब्लिश किया गया और इसको एक डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 2005। तो इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने लेकिन ये रिक्वेस्ट की थी कि इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना दिया जाए, लेकिन ऐसा फिर ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये सारे फैक्ट्स थे जो कि एनएसडी के रिगार्डिंग थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं यहाँ पे ट्री ऑफ कॉफी फैमिली डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे पायरोस्ट्रिया लालजी, याद रखेगा पायरोस्ट्रिया लालजी, दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ जीनस पायरोस्ट्रिया इन इंडिया। तो पायरोस्ट्रिया जीनस का ये जो प्लांट है, ये कॉफ़ी प्लांट है जो कि कॉफ़ी फैमिली से बिलोंग करता है। दिस हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन अंडमान एंड निकोबार, याद रखेगा। इट्स अ 15 मीटर टॉल ट्री that belongs to the genus of the coffee family, has recently been discovered in the Andaman Islands। अंडमान आइलैंड्स में इसको डिस्कवर किया गया है। इसका नाम है पायरोस्ट्रिया लालजी, है ना। इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द जीनस पायरोस्ट्रिया इन इंडिया। पायरोस्ट्रिया नाम के जीनस का पहला ये प्लांट है जो कि इंडिया में पाया जा रहा है। एंड ये याद रखेगा, दे आर यूजली फाउंड इन मेडागास्कर, ये यूजली मेडागास्कर रीजन में मिलते हैं, है ना। एंड द ट्री इज डिस्टिंग्विश्ड बाय लॉन्ग स्टेम विद अ वाइटिश कोटिंग ऑन द ट्रंक एंड ऑब्लॉन्ग ओवरवेट लीव्स, ऑब्लॉन्ग ओवरवेट लीव्स है। और ये साउथ अंडमान में मिले हैं, याद रखिएगा, पायरोस्ट्रिया लालजी। And the other places in Andaman and Nicobar Islands where this can grow are the Tirur forest near the Jarava Reserve। तिरूर फॉरेस्ट रीजन याद रखेगा, तिरूर फॉरेस्ट इन द जरावा रिजर्व। अगर आपसे तिरूर पूछता है तो तिरूर भी आपको बनना चाहिए, अंडमान में ही है और ये जरावा रिजर्व्स के पास है। और चिड़िया टापू, चिड़िया टापू यानी कि मुंडा पहाड़ बोलते हैं, मुंडा पहाड़ फॉरेस्ट, चिड़िया टापू फॉरेस्ट या मुंडा पहाड़ फॉरेस्ट, चिड़िया टापू, चिड़िया टापू भी आप याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो इन द अंडमान रीजन ऑल्सो। एंड ये जो IUCN ने इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया, तो ये भी याद रखिएगा, पायरोस्ट्रिया लालजी, इट इज़ इंडेंजर्ड। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। G7 एग्रीज टू बूस्ट क्लाइमेट फाइनेंस। वही मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि G7 ने क्या क्या डिसीजन दिए। उनमें से एक डिसीजन ये भी है कि वो $100 बिलियन की जो पहले प्लेज की गई थी डेवलपिंग कंट्रीज़ को देने के लिए, उसके रिगार्डिंग भी G7 ने बोला कि हाँ भैया हम इनको $100 बिलियन भी प्रोवाइड करेंगे। तो क्लाइमेट फाइनेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। एंड G7 जो कंट्रीज़ हैं वो 20% ग्लोबल कार्बन एमिशन करते हैं। ग्लोबल कार्बन एमिशन का 20% तो G7 ही करता है अकेले, ठीक है ना। और G7 मेंबर कौन कौन से हैं? US,
यूएस, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। दीज आर द 7 कंट्रीज। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। अ रेयर सॉलिडारिटी फॉर रोहिंग्या। रोहिंग्याज जो है ओरिजिनली ये एथनिकली मुस्लिम कम्युनिटी है, माइनॉरिटी मुस्लिम है, जो कि म्यांमार रीजन में रहते थे, रखाइन स्टेट रीजन में, म्यांमार के रखाइन स्टेट में ये रहते थे, जहाँ से फिर इनका परसिक्यूशन स्टार्ट हुआ म्यांमार में, एंड यहाँ से फिर बांग्लादेश और इन जगहों पे गए। म्यांमार के में पहली बार इनके लिए सॉलिडारिटी देखने को मिली है, स्पेशली इन द म्यांमार रीजन। रोहिंग्यास जो माइनॉरिटी ग्रुप है वहाँ के, उनके लिए सॉलिडारिटी देखने को मिली। रेयर अर्थ मेटल्स एट द हार्ट ऑफ यूएस चाइना राइवलरी। अब रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं वो एक सब्जेक्ट मैटर बन चुके हैं फॉर यूएस चाइना राइवलरी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि रेयर अर्थ मेटल्स का यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे विंड टर्बाइंस हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे स्मार्टफोन्स हो, हर जगह पे कहना चाहिए कि रेयर अर्थ मेटल्स का यूज़ होगा। और ऐसे में यूएस और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं चाइना पे हाईली डिपेंडेंट है, चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल 2019 की अगर हम बात करें तो यूएस ने इंपोर्ट किया लगभग 80% ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स फ्रॉम चाइना। ठीक है ना, तो हमने जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे यूएसए ने तो चाइना से लगभग 80% इम्पोर्ट किया गया। ठीक है ना, इसके अलावा आप देखें कि यूएसए के अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो 90% तक इम्पोर्ट करती हैं रेयर अर्थ मिनरल्स को। ठीक है ना, 90% तक करती हैं। तो ये जो बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये आप सबको वैसे पता होगा कि ये 17 मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप 15 तो इसमें लेंथेनाइट्स होते हैं, लेंथेनाइट्स आर 15, है ना। और इसके अलावा स्कैंडिनेवियम, यट्रियम, ये सब अलग अलग रेयर अर्थ मिनरल्स के रूप में आते हैं। ठीक है ना, इनके प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी न्यूक्लियर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनका यूज़ किया जाता है। और याद रखेंगे लेंथेनाइट्स और स्कैंडिनेवियम और ये आपका स्कैंडियम और यट्रियम, ये अलग अलग आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है जिनका यूज़ किया जाता है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे सेरामिक्स में हो, चाहे मैग्नेट बनाने में यूज़ किया जाता है, कैटलिस्ट में होता है, और इसके अलावा स्मार्टफोन्स एंड ऑल्स में भी होता है। ठीक है ना, इनके नाम कुछ यहाँ पे दिए, जैसे नियोडाइमियम, ये देखो नियोडाइमियम दिखा है, प्रेसियोडाइनियम है, डिस्प्रोसीडम है। दे आर द क्रूशियल टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैग्नेट्स। जैसा मैंने बताया, देखो मैग्नेट्स के इसमें मैन्युफैक्चर में ये क्रूशियल है, रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे है। और बेस्ट होप ऑथर ने यही कहा है कि अगर अमेरिका खुद से प्रोड्यूस करना शुरू करते तो ही बेस्ट होप है अमेरिका के लिए। ठीक है ना, सो दैट इज फ्रॉम द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। लेट मी टेल यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव आस्क्ड टुडे। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग कौन से गलत स्टेटमेंट है, तो 2 और 3 गलत है, क्योंकि पहला जो सेशन हुआ था वो गोकुल दास तेजपाल जो मुंबई में है वहाँ पे हुआ था, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता में नहीं हुआ था। तो और कादम्बिनी गांगुली वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द कैलकाटा यूनिवर्सिटी, नॉट द फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस द कांग्रेस सेशन, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पंडित मदन मोहन वाल्मीकि के रिगार्डिंग पूछा था, कौन सा स्टेटमेंट है, तो पहला गलत है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। दूसरा तीसरा सही था, तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। यू शेप्ड इकोनॉमी का आंसर जो है वो सी है ना, कि फॉल करती, फिर स्ट्रगल करती है, फिर लेकिन कुछ समय बाद फिर ग्रो करती है और पुराने लेवल पे आ जाती है, तो ये यू शेप्ड इकोनॉमी हो जाएगा। तो दैट इज इट फॉर द डे। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।